नमस्कार, सलाम, पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और आज हम जिन 3 मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं उनमें पहला मुद्दा है क्वाड की बैठक, दूसरा मुद्दा है पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनना और तीसरा मुद्दा है गजा के हालात जिन पर रोज बात होना जरूरी है। इन तीनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्त। प्रबीर, आपका स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि पहला मुद्दा क्वाड की बैठक हुई है वाशिंगटन डीसी में 1 जुलाई को, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इसके बाद लीडर समिट होना है, भारत में ही होना है वो। क्वाड की ये बैठक विदेश मंत्रियों की और इसमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, जो संयुक्त वक्तव्य आया है, उस सब का क्या महत्व है, आप हमें बताएं। देखिए, क्वाड का पहला जो समझ था कि इंडियन ओशन को कैसे यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं और इस पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका, जो कि 4 देश है जो कि पैसिफिक से आते हैं, वो इंडियन ओशन से जुड़ता है। तो ये एक समझ था कि शायद इसका शक्ल एक सामरिक संधि में होगा, जैसे आपका नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक, तो यहाँ पर शायद इंडियन ओशन को लेकर ऐसा कुछ बनेगा। हिंदुस्तान ने, भारतवर्ष ने उस पर शिरकत मिलिट्री ट्रीटी में नहीं होना चाहता, इसीलिए क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं पर मिलिट्री कुछ इधर उधर ये करना, एक रणनीतिक मंच, उस तरह से रणनीतिक मंच, सैन्य मंच नहीं है, सामरिक संधि नहीं है, पर हम जॉइंट पेट्रोलिंग वगैरह कुछ करते हैं, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज से आगे नहीं बढ़ा। तो क्वाड एक हिसाब से स्ट्रेटेजिक उसका महत्व उस हिसाब से है नहीं, क्योंकि इंडिया को इस तरह ये मालूम है कि अमेरिका के साथ मिल के किसी सामरिक संधि करना वो खतरे से खाली नहीं है। जो कहते हैं ना, मैंने बहुत पहले भी काफ़ी चर्चा करता रहता हूँ कि अमेरिका का, किसी जन ने कहा था, अमेरिका का दोस्त बनना जो है सबसे खतरनाक है, दुश्मन बनना खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है दोस्त बनना। तो इसीलिए एक दूरी रखना वो इंडिया के लिए अच्छा है। तो इसीलिए वो संधि जो है आगे नहीं बढ़ा। और ऑस्ट्रेलिया देखिए, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा देश हूँ, है तो पॉपुलेशन देखें तो हमारा एक छोटा प्रदेश से भी कम है। तो उस हिसाब से इनकी महत्व उस हिसाब से है नहीं जो समझते हैं। मैं कहता रहता हूँ ना कि सेटलर कॉलोनियल पावर जो है वो अमेरिका के पूंछ पकड़ के सब समझते हैं कि हम भी बहुत बड़े देश हैं, वो हकीकत में है नहीं। तो इसीलिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखे जो आज के तारीख पे नींव है, फाउंडेशन है पॉलिटिकल पावर की, इस पे कौन कहाँ है ये सवाल है। इस पे प्लेयर्स अगर एशिया को देखें तो चाइना है, इंडिया है, और वेस्ट एशिया जाए तो देखेंगे आप ईरान है, आप टर्की, अगर आपको वेस्ट एशियन पावर सेंट्रल एशिया जो माने तो वो टर्की है। तो देश का साइज़ भी होता है और उसकी इकोनॉमिक साइज़ देश का साइज़ के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें ये क्वाड कहीं इस वक्त जा नहीं रहा है, मुझे लगता है। जापान है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर है, पर गिरती हुई इकोनॉमिक पावर है। उसको हम भी इकोनॉमी में हम उसके बड़े हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए अमेरिका का चाइना के खिलाफ जो रणनीति है वो तो जारी है जी, पर नेटो से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, एक हिसाब से कह रहा है कि आप यूरोपियन यूनियन आप अपना संभाल लो। तो इसीलिए नेटो तो कमज़ोर हो रहा है उधर से। तो लगता है कि अमेरिका का दृष्टिकोण इस वक्त ट्रंप के प्रेसिडेंट होने के बाद कि हम अपने देश के ऊपर ही फोकस करेंगे और सबके साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाएंगे, आप हमें क्या दोगे। तो इस हिसाब से इन चीज़ों पर ट्रंप का लगता नहीं कोई खास नज़र है। तो क्वाड में भी जिस तरह का जो संयुक्त वक्तव्य आया है उस तरह का, जैसे कश्मीर विदाउट नेमिंग पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान का नाम इसमें भी नहीं लिया गया, एससीओ में भी नहीं लिया गया था तमाम उसमें, ये सब जो हैं, और नॉर्थ कोरिया के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है, तो ये जो वक्तव्य उनका आया है उसे किस तरह से देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों पे हम दस्तखत कर रहे हैं पर हमको कुछ खास मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान को हम आइसोलेट करना चाहते थे पहलगाम के बाद, पर सही बात तो ये आइसोलेट हुआ नहीं।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी पाकिस्तान इंडिया को बराबर के दृष्टिकोण से देखना चाहते थे। ये हम मानते नहीं है, सही में होना भी नहीं चाहिए। हम बहुत बड़ा देश है उस हिसाब से। और इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान को जिस तरह से हम आइसोलेट करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं आइसोलेट हो रहा, वो समझने की ज़रूरत है। उस पर हमारी दृष्टि नहीं है। ख़ास आज की तारीख में अगर देखें वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसमें आप इसराइल के साथ हो। अगर आप इसराइल के साथ होगे तो वेस्ट एशिया के जितने मुल्क हैं उनसे आप कट रहे हो। तो ये जो हकीकत है, इसको हम समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। जो भी कहे, हमको लगता है कि अमेरिका भी बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है और अमेरिका के साथ सांठगांठ कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमेरिका का दृष्टिकोण इस वक्त ये है कि आप हमको क्या दोगे, तो इसमें हम कहाँ खड़े हैं। तो ये जो चीज़ है वो आइदर यू सबमिट, कि आप सर झुका के कहो जी हुजूर, ये अगर आप करना चाहते हो तो अमेरिका के वहाँ जा सकते हो। अगर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, वाकई इंडिया की जो साइज़ है, इकॉनमी है, दुनिया में जो प्रभाव होना चाहिए, उसको अगर देखें तो हम वो नहीं कर सकते। तो एक बराबरी जब पाकिस्तान से हो रहा है, एक हिसाब से मानना पड़ेगा हमारी डिप्लोमेटिक एक फेलियर है, किसी भी वजह से हो, बट डिप्लोमेटिक फेलियर। अब जब पाकिस्तान की बात ही आई है कि वो बराबरी हमारी कर रहे हैं, तो मैं अगर दूसरे मुद्दे पर आऊँ, छोटी छोटी बात, तो जैसे पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है 1 महीने के लिए, जुलाई के, क्योंकि रोटेट होती रहती है। ये कितना महत्वपूर्ण है और भारत के स्तर पर अगर कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर या विदेश नीति के तौर पर हम देखें, क्योंकि 1 महीने के लिए तो काफ़ी अख्तियार हैं कई प्रस्ताव लाने, हालांकि निर्णायक नहीं है। 10-12 दिन तो वैसे ही हो गया उसका, होने वाला होगा कुछ दिन में। सवाल इसकी है कि चंद दिनों की बात है, इस पे खास कुछ बदलाव नहीं होगा। और सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट एक ऑर्नामेंटल पोजीशन है, उसका कोई ख़ास पावर नहीं है जी। क्या आएगा, क्या पेश होगा, थोड़ा बहुत अहमियत हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं है। तो ये बड़ी बात नहीं है। पर जो बड़ी बात है कि सैंक्शंस, तालिबान सैंक्शंस कमेटी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, पाकिस्तान उसका चेयर है। तो ये जो चीज़ें हैं, लगता है कि हमारा जो कोशिश था कि टेररिज्म का शिरकत कर रहा है पाकिस्तान इस इलाके में, तो वो हमारा आइसोलेट करने के जो उद्देश्य था टेररिज्म के इशू पे, वो हम नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात जो है, जिस तरह से पाकिस्तान का जनरल मुनीर उनको जिस तरह से ट्रंप ने संबोधन किया, तो उससे खाना खिलाया, दावत दी, तो उसके लिए लगता है कि अगर हम चाहते हैं अमेरिका के साथ हम संपर्क अच्छे बनाएं, जो लगता है वो क्वाड की अब जो बात कर रहे थे उसमें वो आनी चाहिए, तो ये साफ है कि ये नहीं होने वाला है। क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ भी संबंध रखेगा, आपके साथ भी रखेगा। तो किस लिए रखेगा? क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए वेस्ट एशिया में बड़ा खिलाड़ी है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस सब को देखते हुए साफ है कि हमारी उस वक्त इस तरह से चल नहीं रही है। और इसराइल के साथ मिलके वेस्ट एशिया में आप लूज़ करते हो, और भी मुल्क है जो ये पसंद नहीं करेगी। उसके साथ साथ आपकी जो पुरानी मित्रता थी, जैसे ब्राज़ील है लैटिन अमेरिका में, साउथ अफ्रीका है, उनको आप ख़ास भाव नहीं देते हो। आप भागते हो यूरोप, बड़े यूरोपियन देशों का। आज इंग्लैंड जो है गिरती हुई मुल्क है, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो वहाँ जाते हो। अब इटली में जाते हो, पर जो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जो अफ्रीका में बड़े मुल्क हैं, उनके पास लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा मुल्क ब्राज़ील है, उनके साथ आपका संबंध क्या है? तो ये सब देखते हुए लगता है कि आपकी जो एक क्या कहोगे ढांचा है फॉरेन पॉलिसी को, वो कामयाब क्यों नहीं हो रहा है, वो समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी राजनीति चल रही है, कूटनीति तो चल रही है। आपने जैसे ब्राज़ील का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पे हैं। इसी दौरान ब्रिक्स के सम्मेलन जो ब्राज़ील में ही हो रहा है 6-7 जुलाई को, उसमें जा रहे हैं। तो क्या आप कोई एक समीकरण बनता देख रहे हैं आगे? देखिए, ब्रिक्स की सबसे बड़ी जो कोशिश रही है, जिसके लिए ब्रिक्स बना ही था, कि हम एक ऑल्टरनेट ढांचा तैयार करें जहां
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे संगठन है, जैसे अमेरिका जो पूरा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दुनिया में डॉलर में जो होते हैं वो उनके बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाता है, स्विफ्ट चैनल के ज़रिए जाता है। इन सब के अलावा भी एक अलग ढांचा होना चाहिए, उसकी कोशिश थी। ऑल्टरनेट करेंसी डॉलर को रिप्लेस करने के लिए नहीं थी, पर कोई भी देश अगर रूस जैसे हम रूस से तेल खरीदते हैं, अगर हम उसका पेमेंट डॉलर में करना चाहते हैं क्योंकि दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर है, तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा सकती है। तो इसको देखते हुए ऑल्टरनेट ट्रांजैक्शन करने का ज़रिया क्या है, ये ब्रिक्स की एक सोच समझ कोशिश चल रही थी। उस पर लगता नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यह भी सही है कि दूसरे करेंसीज के इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, और रूस भी जो कह रहा है कि आपको तेल हम बेचना चाहते हैं पर हम इतना रुपया लेके करेंगे क्या। तो एक जो कन्वर्टिबिलिटी डॉलर में रहता है वो अगर हमारे रुपये में नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो ये चैलेंज ब्रिक्स के ज़रिए सॉल्व हो सकता है, ताकि एक ऑल्टरनेट स्विफ्ट के एक ऑल्टरनेट होना चाहिए, डॉलर के जगह पर हम अपने करेंसीज में एक्सचेंज करें। तो वो सब कैसे करेंगे, उसमें इस ब्रिक्स की बहुत बड़ी अहमियत हो सकती है। इस समय ट्रम्प साहब इतनी ज़्यादा धमकियां और इस तरह से दे रहे हैं उस पर, तो ब्रिक्स कुछ ले पाएगा फैसला? देखिए, फैसला लेने का हिम्मत होना चाहिए, तभी तो ले पाएंगे। और अगर हिम्मत नहीं है तो अमेरिका आप पर हावी हो जाएगा। जो देश हावी नहीं, जिसके ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हैं, उनका जो क्या कहेंगे, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो आपकी नहीं होगी। जी जी। तो चीन इस वक्त जो है इकोनॉमिकली हमसे बड़ा है, पर हम भी इतना छोटे नहीं हैं, हम भी काफ़ी बड़े देश है। जापान को हम पीछे धकेल के आगे बढ़ रहे हैं, जर्मनी हमसे आगे है, चीन हमसे आगे है, अमेरिका हमसे आगे है। यही तो 4-5 मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ है। तो इंडिया की इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, ये देखने की ज़रूरत है। और ब्रिक्स पे हम क्या रोल प्ले करेंगे उसके आधार पे ही हम प्ले कर सकते हैं। पर अगर हम आर्थिक तौर पे ब्रिक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे एक ऑल्टरनेट ढांचा बनाने के लिए, तो हम अमेरिका के क्या कहें दबाव में हमेशा आएंगे, क्योंकि उनके पास डॉलर है, सैंक्शंस करने की क्षमता है। तो इससे मैं इन मुद्दों को, अगर मैं 2 मुद्दों को कंक्लूड करूं, तो जैसे अभी क्वाड की बैठक हुई, उससे पहले एससीओ की बैठक हुई थी, अब ये ब्रिक्स होने जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बैठकें हो रही, उधर संयुक्त राष्ट्र भी अपनी बैठकें करता रहता है। कुछ विश्व में कुछ नए बदलाव की तरफ ये सारी संगठन कुछ हस्तक्षेप कर पा रहे हैं, या अब ये सिर्फ एक नाम मात्र की चर्चाएं रह गई हैं? कुछ वाकई इनका असर है? तो एक कहते हैं ना कि जब किसी संस्था मौत के तरफ जाता है तो कोई जीवन भी ले रहा है, वो देखना पड़ता है। तो अभी हुआ है कि भविष्य अभी आया नहीं है, पर भूत जो है वो अभी हमारे ऊपर अभी भी सर पे हावी है। और भूत जब तक हावी रहेगा, भविष्य नहीं आएगा, तब तक इन चीज़ों का निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते। पर सवाल ये साफ है कि अमेरिका का जो दबदबा दुनिया पे था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो ख़त्म हो रहा है। इकोनॉमिकली अमेरिका चीन की इकोनॉमी से काफ़ी अभी इस वक्त जो है कम है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी जो हम बातचीत करते हैं उस पर देखें, उत्पादन अगर देखें, इंडस्ट्री देखें, तो वो पीछे काफ़ी चले गए हैं। चीन आगे है, यूरोपियन यूनियन भी पीछे जा रहा है। हम उठ रहे हैं, पर उस तेज़ी से नहीं उठ रहे हैं जो हमारे साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। पर हम इस चीज़ में अपना भविष्य और दुनिया का भविष्य कैसे, उसको कैसे जोड़ेंगे, और ये क्या कहेंगे, पश्चिम प्रेम अगर है हमारा, तो वेस्ट वही मतलब एक स्वतंत्र नीति हमें, चाहे वो घरेलू स्तर पे हो चाहे विदेश के स्तर पे हो, एक अपनी इंडिपेंडेंसी हमें बनानी पड़ेगी। आर्थिक स्तर पर हम उन सब पे एक बनाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं एक अपने आखिरी मुद्दे की तरफ, गज़ा ऐसा मुद्दा है अभी तक सुलग रहा है, और ईरान और इजराइल के बीच तो 12 दिन में बहुत पूरे विश्व में बहुत शोर हो गया, और उस पर एक सीज़ फायर हुआ और एकदम से। लेकिन यहाँ 600 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 2023 से ये सब चल रहा है, और अभी जून की ये रिपोर्ट है, इसमें 600 के करीब लोग मारे गए,
और कई हजार लोग इस दौरान मारे गए हैं। तो अब गजा के ताज़ा हालात क्या देख रहे हैं और क्या नए संभावनाएं बन रही हैं सीज फायर की? ये 600 लोग की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एड सेंटर्स में एड लेने के लिए आए थे, वो मारे गए। मतलब मदद जो मांगने गए उन्हें ही मार दिया। जिनको कह रहे हैं आप कि हम इनको खाना देंगे, यहाँ पर सिर्फ और कहीं नहीं मिलेगा, वहीं जाके उनकी मौतें हो रही है और उस पर गोलियां चल रही है। तो ये तो बहुत बर्बर एक हाँ, सीन है। तो ये जो है मई 27 से फूड डिस्ट्रीब्यूशन तो 600 के लगभग और 4000 से ऊपर आप इंजर्ड हुए हैं फायरिंग्स में, उन पर फायरिंग्स हुई है। तो एक तो ये है कि फूड किस लिए हो रहा है, जब इतने लोग मर रहे हैं गोली से, तो इसका मतलब क्या है? भूख को ही हथियार बना दिया। हाँ, भूख के हथियार बना दिया, बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो एक तो है कि इनको साउथ की तरफ ले जाया जाए और इन लोगों को इस जगहों को खाली कर दिया जाए, ये उनको मकसद है। तो गाज़ा का हकीकत जो है इस वक्त थोड़ा सा लगता है शांति का किरण दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा, कि अभी सीज फायर शायद घोषित होगा। ये खबर जो आ रही है अभी कि सीज फायर की संभावना है 60 दिन का 60 दिन का सीज फायर, उसके बाद क्या होगा नहीं मालूम। 60 दिन का सीज फायर में ही है कि उनकी जो हॉस्टेजेस है जो अभी भी जिंदा है उनको मिलेंगे, और जो हॉस्टेजेस मर चुके हैं उनका शव वापस किया जाएगा। ये इजराइल का जो डिमांड है ये है। पर 60 दिन का मतलब मिल जाने के बाद वो क्या करेंगे जी, वो पहले भी कितने सीज फायर हुए हैं और वो तोड़े गए हैं। तो क्या वो दोबारा जंग करेंगे नहीं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमास के सीज फायर की बात जब चल रही है, हमास और इजराइल की बात में, इसके बाद लगातार मौतें बढ़ रही है और फायरिंग्स मारना ये कम नहीं हुआ है सीज फायर के डिस्कशन के दौरान, बल्कि बढ़ रही है। तो ये तो एक अलग बात है। अब जो सवाल ये है, जो फ्यूनरल्स में आ रहे हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो गाज़ा की तस्वीर सबसे दर्दनाक स्थिति में इस वक्त है। तो वो सब हम तक पहुंच पा रही हैं? नहीं, जैसे आप बता रहे थे कोई एक फिल्म आई उसे भी नहीं दिखाया गया उस स्तर पर, और तमाम, तो वो हम तक चीज़ें पहुंच रही हैं दुनिया तक, असल तस्वीर कि ये तो अभी जो आ रहे हैं कि 48 घंटे में 300 मारे गए हैं, तो ये तो लगातार आ रहे हैं। फिल्म की जो बात है जी हाँ, तो ये एक बीबीसी इसको दिखाने वाला था कि कितने अस्पताल डॉक्टर्स कैसे मारे गए, तो ये कितने मारे गए हैं। तो गाज़ा के अस्पताल करीब 36 अस्पताल है, अभी शायद एक का दुक्का चल रहा है और सब करीब करीब बंद हो चुके हैं। डॉक्टर्स मरे हैं, नर्सेस मरे हैं, मेडिकल स्टाफ दूसरे जो होते हैं वो मरे हैं, बमबारी हुई है, दवाई नहीं है। ठीक है। और मतलब आम लोग मर रहे हैं और डॉक्टर भी मारे जा रहे हैं। डॉक्टर भी मारे जा रहे हैं, उसमें बिजली नहीं है। गजा डॉक्टर अंडर अटैक, ये बेसमेंट फिल्म प्रोडक्शन है कोई। हाँ, ये अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मिलता है, जेटीओ में दिखाई जाएगी, मेरे ख्याल से कल दिखाना शुरू हुआ है। गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये फिल्म बीबीसी में दिखाने वाले थे, बीबीसी विड्रॉ कर गया, वो कर गया कि ये जो है हम नहीं दिखाए। मतलब एक स्तर पर सब पे ही सेंसर है, कहा जाए कि बीबीसी तो ख़ास तौर से उसकी रोल बहुत ही ख़राब रहा है, इस पर बहुत इसकी चर्चा हुई है। इसमें गार्डियन भी उसके खिलाफ लिखा है कि ये क्या मतलब है। तो गाज़ा डॉक्टर्स की वो जो आप कह रहे थे वही इसी के बारे में है। पावरफुल डॉक्यूमेंट्री जो है उनसे वहाँ की खुद की उनकी जो भी कैमरा हो, सेलफोन हो, उसकी से उन्होंने तस्वीर इकट्ठा किया है। तो ये जो फिल्म है, तो वो 2 फिल्म मेकर जो है, एक प्रोड्यूसर, एक कैमरा, और ख़ुद बोल भी रहे हैं। तो उन्होंने 2 मिल इसका और भी शॉट के फुटेज है, तो उन्होंने अपने जान पर खेल के ये सब उन्होंने इकट्ठा करके फिल्म भेजा और उसको वहाँ पर बेसमेंट फिल्म्स ने उसको फाइनली कट करके ये करके बनाया। तो ये एक तस्वीर गाज़ा अंदर हमारे लिए है
देख सकते क्या हो रहा है। पर आपने जो कहा, हमने पहले भी वो एक आपको याद होगा सेल फोन की फुटेज जी दिखाया था, जो युवा महिला थी उन्होंने बनाया था, वो मारी भी गई जी। हाँ नहीं, उन्होंने जो उसका तस्वीरें और भेजी एक वो फिल्म में जो डॉक्टर था, मेडिकल स्टाफ था जी। उस पर हमला जो हुआ था, उसका इजरायली सोल्जर्स ने उनको उस पर गोली चलाई थी। उन्होंने कहा था कि ख़तरनाक तरीके से आ रहे थे इसीलिए हमने गोली चलाई। तो उसका कैमरा जो फ़ोन जो है उससे शॉट्स मिले, तो उसको भी मार दिया था, उसको शॉट्स मिले और उस शॉट से साफ है कि क्या हुआ था। तो ये सब चीज़ें भी इस फिल्म में है। तो ये सब अगर सब कुछ देखें तो गाज़ा का किस्सा साफ है, लोगों तक पहुंच चुका है। आप आंख मूंद ले अलग बात है, पर इसमें कोई दो राय नहीं, इजराइल का ये बर्बरता आज दुनिया के सामने साफ है। और जो पाश्चात्य देश है, वेस्ट है, उसका रवैया क्या है इसके बारे में ये भी साफ है कि वो इस जेनोसाइड में शिरकत कर रहे हैं, उनको आर्म्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और उनको कवर दे रहे हैं कहने के लिए कि कुछ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ की लड़ाई है, हम तो शांति चाहते हैं। जबकि आप आर्म्स दे रहे हो इसराइल को लगातार, बमबारी वो नहीं कर सकता आपके आर्म्स और हथियार अगर नहीं पहुँचे, और पैसा आप नहीं दो तो ये नहीं हो सकता। और अमेरिका और चंद वेस्टर्न पावर्स जो है, नेटो वाले ख़ास तौर से, इस जेनोसाइड में एक हिसाब से शरीक है। तो ये चीज़ें जो है, इसीलिए जो हमारी रिपोर्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी है, उसमें है कितने हज़ार 56,500 मर चुके हैं, तस्वीर है कहाँ कहाँ मौत हुई है जी। तो इसमें सीज़ फायर में कितने मरे हैं, सो एक एक करके सब जो है तस्वीरें यहाँ पर है जी। तो तथ्य हमारे पास पूरी तरह से है, दुनिया के पास, तब भी इस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा, ये एक बड़ी बात क्योंकि है। छत्र छाया है आपका वेस्ट का, जो हम कहते हैं ना वेस्ट जी, जी। जो कहते हैं आपने, आपको G7 क्या है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से इसराइल के खिलाफ कुछ कहने के लिए न तो तैयार है, न किसी और को कहने देना चाहता है। तो ये BBC का तस्वीर आप पुराना शेर था ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो यहाँ कत्ल वो करे जा रहे हैं, लेकिन इसे ना युद्ध की तरह उस तरह देखा जा रहा है, ना कोई शांति की बात हो रही। सीज फायर बीच बीच में होता है, वो इजराइल तोड़ देता है। अंततः क्या विश्व का दबाव अब बन पा रहा है? जो नए सीन बना है ईरान के बाद और ये सब उसके बाद भिड़ने के इजराइल, क्या कोई नया सीन है जिसकी वजह से सीज फायर वाकई संभव हो पाएगा? मेरे ख्याल से एक ऐसे स्थिति पे पहुंच चुका है कि सीज फायर शायद होगा। सीज फायर 60 दिन के लिए है, इसके बाद क्या होगा मालूम नहीं है। पर जब तक इनके ऊपर, इजराइल के ऊपर दुनिया के दबाव, हम लोगों की दबाव नहीं रहेगा, और जो सबसे बड़ा उनका प्रोटेक्टर है वेस्टर्न जो देश है जी, उनका अगर इस मामले में रवैया वही रहा तो फिर दोबारा शुरू हो सकता है। ये सबसे बड़ा खतरा है। ईरान जंग के बाद इतना तो हो गया है कि इजराइल किस सीमा तक जा सकता है, नहीं जा सकता, उसका एक पहचान तो हो गया है कि ईरान ऐसा नहीं है, लिबिया नहीं है, लेबनान नहीं है कि आपने घुस के मार के चले गए, आप पर इतना कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। पर इसका क्या लार्जर रिफ्लेक्शन होगा और इसमें पैलेस्टाइन का क्या होगा, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है, इसका जवाब देना मुश्किल है। क्योंकि वही कि कमज़ोर को जितना चाहो दबा लो, उस पर कोई चर्चा नहीं होती और उसको उस तरह से नहीं देखा जाता। नहीं, पर अभी ये कहूँगा कि दुनिया की रवैया धीरे धीरे बदल रही है। तो जैसे प्रवीर ने कहा कि एक सीज फायर की तो गुंजाइश है और एक अच्छी बात है और इस पर दुनिया का दबाव बने और सीज फायर वास्तव में ज़मीन पर दिखाई दे और उस दौरान गज़ा के भीतर और मानवीय सहायता, आर्थिक सहायता, दवाइयाँ, खाना ये पहुंच सके और उसके बाद एक लंबी शांति की तरफ विश्व और गज़ा बढ़े। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक बात होगी। तो आज की बात फ़िलहाल इसी नोट पर हम ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।